बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है जी फ्यूल सेल। फ्यूल सेल क्या होते हैं जी? हमारे पास फ्यूल सेल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हमारे पास जो है वो आउटपुट के ऊपर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आती है और वाटर आता है, और इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो हमारे पास डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी होती है, डीसी होती है। ठीक है, तो ये इसकी फ्यूल सेल की एक स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है, एक तरफ से हम हाइड्रोजन को एंटर करते हैं और एक तरफ से ऑक्सीजन को एंटर करते हैं, और हमारे पास जो आउटपुट होती है वो यहाँ से वाटर की होती है और यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है उसको देखते हैं हम। ये देखिए, यहाँ से हाइड्रोजन एंटर हो रही है। ठीक है, हाइड्रोजन H2 है हमारे पास। हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास और एक प्रोटॉन होता है। ये हम उसके पानी की फॉर्मेशन देख लेते हैं और हाइड्रोजन की देख लेते हैं उससे पहले। ठीक है, ये हमारे पास H2 है और O2 है, दोनों मिलते हैं तो हमारे पास वाटर बनता है। ठीक है, हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में होगी और ऑक्सीजन वो भी मॉलिक्यूलर फॉर्म O2 की फॉर्म में होगी, तो हमारे पास वाटर बनेगा। इसको ऐसे कंसिडर कर लें या बैलेंस इक्वेशन करनी हो तो इस तरह भी देख सकते हैं। दोनों केस में हमारे पास क्या है जी, हाइड्रोजन जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में H2 होगी, ऑक्सीजन वो भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में O2 होगी, और हमारे पास जो जनरेट होगा वो क्या होगा, H2O पानी होगा। ठीक है, ये तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर होगी, जो कि अभी जब हम ऊपर स्ट्रक्चर को कंसिडर करेंगे, उसको स्टडी करेंगे, तो उसमें हमें ये जरूरत होगी कि पानी कैसे बनता है, कौन कौन सी चीजों से मिलकर बनता है। ठीक है, उससे पहले हमें जरूरत पड़ेगी कि हाइड्रोजन जो हमारे पास है वो जब ब्रेकअप होती है तो उससे क्या बनता है। सिंपल हाइड्रोजन हमारे पास एक जैसे ये है। ठीक है, एक ये भी नहीं है, ये भी इसकी है H2 की मॉलिक्यूलर फॉर्म की डायग्राम। ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। लेट्स से ये हमारे पास एक ऑर्बिट है, ये हमारे पास जो है अंदर न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज मतलब के एक प्रोटॉन है। तो जितने हमारे पास प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उतने ही बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक हो गया, अंदर एक प्रोटॉन है, बाहर एक इलेक्ट्रॉन है। ये किसकी डायग्राम है, एक हाइड्रोजन की, अकेला H हो। ठीक है, अगर H2 हो तो उस केस में क्या होगा, दो प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस के अंदर, और आउटर मोस्ट जो हमारा शेल होगा उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दो प्रोटॉन हो गए ये अंदर और दो बाहर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, जब भी हम H2 को ब्रेकअप करेंगे तो उसके रिजल्ट में हमारे पास दो प्रोटॉन बनेंगे और दो इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। ठीक है, ये हमें इतनी चीज जरूरी थी टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्यूल सेल टू जनरेट डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डीसी करंट। ओके जी, यहाँ पे आए जब ये H2 एंटर हो रही है। ठीक है, ये बाहर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके बाहर भी हर हाइड्रोजन के पास दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और इसके न्यूक्लियस के अंदर क्या है, दो दो प्रोटॉन्स हैं। ओके, फिर जब यहाँ पे आई, ये यहाँ पे हमारे पास टैंक लगा होगा, यहाँ पे हम ड्रॉ भी कर देते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग। इसको डिलीट किया, ये हमारे पास आ गया H2 का टैंक। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन का टैंक होगा, उस टैंक से हमारे पास हर टाइम जो है वो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए हाइड्रोजन की, यहाँ से हाइड्रोजन हर वक्त यहाँ पे एंटर होती रहेगी। ठीक हो गया, फिर हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास आ गया एनोड। ये जो इतना पोर्शन है ये हमारे पास एनोड है, ये वाला जो पोर्शन है। ये वाला हमारे पास एनोड हो गया। ठीक हो गया, ये सारा जो है ये हमारे पास एनोड है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, ये कैथोड है। ओके,
एनोड से क्या हुआ हमारे पास, हाइड्रोजन के अंदर हमने अभी डिस्कस किया था प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो जब यहाँ पे एंटर होंगे वो एनोड में, तो ये प्रोटॉन अलग हो गए, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन्स अलग हो गए, और ये जो है ये प्रोटॉन अलग हो गए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो यहाँ से क्या करेंगे, एनोड की तरफ जाएंगे, ठीक हो गया। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एनोड की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, और जो प्रोटॉन होंगे वो यहाँ से पास कर जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे ये जो लाइन लगी हुई है ये किस चीज की लाइन है, ये भी मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। इसको हम कहते हैं प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, ठीक है। मींस दैट के ये जो मेम्ब्रेन है ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी इसको कहते हैं। इसका पर्पस होता है हमारे पास कि ये कुछ चीजों को तो पास आउट होने देती है, कुछ चीजों को पास आउट नहीं होने देती। मतलब कि यहाँ से जो प्रोटॉन होंगे वो तो इजीली वहां से एंटर होके अंदर चले जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ से पास आउट नहीं हो सकेंगे। क्यों पास आउट नहीं हो सकेंगे, क्योंकि ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये सिर्फ सिलेक्टिव चीजों को ही पास आउट होने देती है, ठीक है। तो इस केस में सिलेक्टिव क्या है, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन जो होंगे वो इजिली यहाँ से पास करके यहाँ मूव कर जाएंगे इस तरफ, इस तरफ, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ से एनोड की तरफ मूव करेंगे, ठीक हो गया। ये किसका काम था, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन का। और ये सारे प्रोटॉन है, ठीक है। और ये बीच में हमारे पास बर्क पेचीदा भी है जिसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ये कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, कुछ हमारे पास 4-5 स्पेसिफिक होते हैं, अभी मुझे उसका नाम नहीं याद, आप लिटरेचर से उसको देख सकते हैं हम। ओके। फिर क्या आ गया जी आगे, ये इलेक्ट्रॉन्स आए, इलेक्ट्रॉन्स ने मूव किया यहाँ से, ये हमारे पास रेजिस्टेंस लगी हुई है, मींस दैट कि ये हमारा लोड लगा हुआ है, या इसको आप यहाँ पे बैटरी भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक हो गया। वहां से मूव करके ये क्या करेंगे, कैथोड की तरफ आएंगे फिर, ठीक है। क्या हुआ एक्चुअली, हमने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को निकाला, उसको एक्सटर्नल सर्किट में हमने मूव करवाया। जब इलेक्ट्रॉन ने सर्किट में मूव किया, मींस दैट के यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई, ठीक हो गया, और हमारा जो पर्पस था वो फुलफिल हो गया। लेकिन इस पूरा जो हमारे पास फ्यूल सेल है उसका फर्दर जो प्रोसेस है वो भी अभी हमने देखना है। मेन पर्पस क्या था इसका, टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। और इस केस में आप देखते हैं कि कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनोड से कैथोड की तरफ मूव करते जा रहे हैं, इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो यहाँ से वापस नहीं आएंगे, सिर्फ यहाँ से इन हो सकते हैं, आउट यहीं से होंगे, वापस नहीं जा सकते, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, ये हमारे पास डीसी है। मैं यहाँ पे हम कैसे ड्रॉ करेंगे जी, चलें लेट्स सी देखते हैं, हाउ टू ड्रॉ द एसी एंड डीसी। ये हमारे पास ग्राफ है, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राफ होता है डीसी करंट का, ये हमारे पास डीसी होती है, ठीक है। अगर एसी का ग्राफ ड्रॉ करना है वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। दोबारा बनाता हूँ, ये खराब हो गया है। ठीक है, हम इस ये जो मेरे पास पीडीएफ एडिटर है इसमें हम जो कर्व है वो ड्रॉ नहीं कर सकते, तो मैं क्या कर रहा हूँ, लाइन को यूज करके कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये भी बड़ी महारत का काम होता है। तो ये देखें, ये मैंने, ओहो फिर गलत हो गया, डिलीट हो गया। ये देखें जी, ये हमारे पास डीसी का ग्राफ था,
और ये हमारे पास क्या है, AC का ग्राफ है। अब देख सकते हैं जो डीसी होता है उसमें हमारे पास जो डायरेक्शन है करंट की वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही होती है, पहले पॉजिटिव होती है, फिर जीरो क्रॉसिंग पे आ गई, उसके बाद फिर नेगेटिव। इसी तरह ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस केस में भी हम देख सकते हैं कि ये एनोड से इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं और कैथोड से आउट होते हैं, एनोड से एंटर होते हैं, कैथोड से निकल आते हैं। तो इसका मतलब उसकी डायरेक्शन एक ही रहती है। तो इस केस में हमारे पास फ्यूल सेल जो है वो क्या कर रहा है, डीसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। ठीक हो गया। तो डीसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली अपनी बैटरी में स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके जी। आगे क्या हुआ जी, इलेक्ट्रॉन यहां से आए, यहां से इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पे कैथोड के साथ मिल गए। ठीक हो गया। और यहां से क्या हुआ था, सिर्फ एच, ये जो आ रहे हैं एच एच आ रहे हैं, जो प्रोटॉन होता है उसको हम सिर्फ एच से शो करते हैं। यहां से मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, ये किसका सिंबल है जी, सिंपल प्रोटॉन का। ठीक है, सिंपल क्या है, ये प्रोटॉन है, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये जो सारे आए थे ये क्या थे, प्रोटॉन थे, एच वाले। तो ये यहाँ पे ये सारे क्या है, प्रोटॉन है। यही प्रोटॉन क्या हुए, यहाँ से आउट हुए और कैथोड की तरफ आ गए, ये सारे प्रोटॉन्स हैं। ठीक हो गया, ये सारे क्या हैं, प्रोटॉन्स हैं। इन प्रोटॉन्स ने क्या किया, ये सारे प्रोटॉन्स थे, उन्होंने ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ा था उसको वापस ले लिया। जब इन प्रोटॉन्स ने इलेक्ट्रॉन्स को वापस ले लिया तो फिर ये क्या बन गए, ये फिर हमारे पास H2 बन गए, जो यहां से हमने एंटर किया था वही चीज। ठीक है, हमने यहाँ से H2 को एंटर किया था, यहाँ पे क्या किया, इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन को हमने सेपरेट किया, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सटर्नल सर्किट में हमने मूव करवाया, और जो प्रोटॉन थे उन्होंने क्या किया, इस प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन से अंदर मूव किया। ठीक हो गया, और ये प्रोटॉन यहां से इधर आ गए। ओके, इन प्रोटॉन्स ने और इन इलेक्ट्रॉन्स ने, दोनों ने यहाँ पे आके मिल गए दोनों। जब ये दोनों यहाँ पे मिले तो ये वापस क्या बन गए, H2 बन गई। ठीक हो गया, ये H2 आ गए। फिर क्या हुआ, यहां से हमने ऑक्सीजन एंटर की। ठीक हो गया, ये ऑक्सीजन एंटर की। ठीक है, O2, और ये ऑक्सीजन यहाँ पे जब इधर एंटर होगी तो ये ब्रेकअप होके OO सिंगल हो जाएंगे। ठीक हो गया, ये OO यहाँ पे एंटर हो गए, यहाँ से क्या बना H2, और यहाँ से मिला O आया, सिंपल क्या आया, O आया। तो क्या बने, ये दोनों जब मिले, हाइड्रोजन, ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों मिले तो क्या बना, H2, ये H2 बना। इधर से O2 आया, जब ये O2 इधर एंटर हुए तो ये ब्रेकअप होके सिंपल OO बन गए, अकेला OO। ठीक हो गया, वो क्या, ये जो मेम्ब्रेन होती है इसके साथ हमने एनेबलिंग की होती है। ठीक है, चीज एक होती है वो लगाई होती है, वो क्या करती है, वो इसको सेपरेट कर देती है ऑक्सीजन को। ठीक हो गया, ये H2 था जो बना, यहाँ से उसने एक ऑक्सीजन ली तो ये क्या बन गया, ये H2O बन गया। ठीक हो गया, तो वो H2 यहाँ से बना और H2 यहाँ से वाटर को बाहर एग्जिस्ट कर लिया हमने, एग्जिट हो गया वहां पे। और यहाँ पे भी हमने पानी का टैंक रखा हुआ है जो कि इस वाटर को क्या कर रहा है, इकट्ठा करी जा रहा है। ठीक हो गया, वो सारा पानी इस टैंक के अंदर हमने इकट्ठा कर दिया। ओके, और यहाँ से ऑक्सीजन एंटर की थी। अब पूरा प्रोसेस आपको कंप्लीटली अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए कि हम क्या चीज इस फ्यूल सेल के अंदर इंटर कर रहे हैं और आउटपुट के ऊपर हमारे पास क्या मिल रहा है। ठीक है, हमारे पास दो इनपुट जा रही हैं, एक इनपुट हमारे पास क्या है जी, H2 है, सेकेंड इनपुट हमारे पास क्या है, O2 है। ठीक है, वो दोनों डिफरेंट मेथड से आपस में मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, H2 जो है वो अपने प्रोटॉन को और इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करेगी यहाँ पर। ठीक है, H2 ने अपने प्रोटॉन को और अपने इलेक्ट्रॉन को सेपरेट कर दिया और इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नल सर्किट से मूव करवाया, और जो प्रोटॉन था वो अंदर से मूव किया।
ठीक हो गया। जब प्रोटॉन अंदर से मूव करके इधर आया तो यहाँ पे वापस दोनों मिल गए। सिंपली हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सेपरेट किया, एक को एक रास्ते से गुजार दिया, दूसरे को दूसरे रास्ते गुजार के वहां पे दोनों को दोबारा इकट्ठा कर दिया। ठीक हो गया। तो दोनों जब यहाँ पे इकट्ठे हुए, साथ इनके इधर से ऑक्सीजन मिल गई। ये ऑक्सीजन हम यहाँ पे कोई टैंक शैंक नहीं रखेंगे ऑक्सीजन का, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर जो है वहां पे ऑक्सीजन जो है वो फ्रीली अवेलेबल होती है। वो ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर से खुद ही कलेक्ट कर लेगा। ठीक हो गया। हमें यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहां से फिर ये H2 और यहाँ से ऑक्सीजन दोनों मिले तो H2O बना। वो पानी जो था वो यहाँ से बाहर हमने कलेक्ट कर लिया। तो ये हमारे पास जो है ये बाई प्रोडक्ट होती है, पानी जो होता है। ठीक है। तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो फ्यूल सेल होता है वो एक नीट एंड क्लीन टेक्नोलॉजी है, जिसमें हमारे पास जो आउटपुट के ऊपर मिलता है या जो बाई प्रोडक्ट बनती है वो कोई हमारे पास नॉक्स या सॉक्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, ये चीजें हमारे पास नहीं बनती। हमारे पास पानी बनता है, और पानी भी ऐसा होता है जिसको हम यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। ठीक हो गया। और दूसरी इसकी आउटपुट क्या होती है जी, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे पास जनरेट हो रही है, जो कि हमारा मेजर फंक्शन था फॉर दिस फ्यूल सेल। ठीक हो गया। अब ये तो था कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द फ्यूल सेल एंड द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द फ्यूल सेल। ये आपको अब कंप्लीटली अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए। और एक और चीज के ये जो हमने पढ़ा है, ये फ्यूल सेल की जो टाइप है, फ्यूल सेल की हमारे पास डिफरेंट टाइप होती हैं, उनको हम कंसीडर करेंगे आगे कि कौन कौन सी टाइप होती हैं, विच वन इज बेटर, किसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है, किसकी कॉस्ट कम होती है। तो ये जो हमने जनरल पढ़ा है, इसको हम कहते हैं प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल। यहाँ पे मैं इसके नाम में लिख देता हूँ, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, और आगे फ्यूल सेल लिखा हुआ है। ये इसके क्या स्पेलिंग होते हैं जी, एक्सचेंज, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल, ये पूरा नाम है इसका। ये हमारा टॉपिक है, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल। ठीक हो गया। ओके जी, स्ट्रक्चर भी होगी, वर्किंग प्रिंसिपल भी हो गया। अब ये आपको फिंगर टिप पे होना चाहिए कि अगर मैंने ड्रॉ करने के लिए आपको सर्किट ये स्ट्रक्चर दे दिया कि फ्यूल सेल कैसे वर्किंग होती है उसकी, तो आपने वर्किंग एक्सप्लेन अगर थ्योरी में नहीं भी की हुई, अगर आपने उसकी डायग्राम बना दी है तो दैट वुड बी इनफ। वो मुझे अंडरस्टैंड हो जाएगा कि बच्चे को पता है कि फ्यूल सेल कैसे काम करता है। ठीक है। अगर आपने थ्योरी के 2-3 पेज लिख दिए हुए, डायग्राम नहीं बनाई, मीन्स दैट कि आपको कुछ नहीं आता, आपने रटा लगाया हुआ है। ओके जी। ये भी हो गया हुआ कि पानी की फॉर्मेशन, ये देखें, ये मैंने आपको इसलिए बताया था कि H2 जब O2 से मिलेगा तो पानी बनेगा। यहाँ पे ये H2 बना हमारे पास, और O से मिला O2 से, यही O2 थी जो, और हमारे पास ये पानी बन गया। ठीक है। बाकी वो बात की बातें हैं कि आप जो इक्वेशन है उसको बैलेंस करना है, तो वो किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं। ये दोनों इक्वेशन जो हैं ये यहाँ पे बैलेंस ही है इक्वेशन। और ये हमने देखा था, ये किस लिए देखा था कि हाइड्रोजन जब ब्रेकअप करती है तो 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब वो 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन वापस मिलते हैं, प्रोटॉन जो होता है ये वाला, ये उसके पास जाता है एक्सचेंज मेम्ब्रेन के थ्रू, ये इलेक्ट्रॉन जाता है बाहर की सर्किट से, तो दोनों मिलके वापस H2 बना देते हैं। वो H2 बाहर से आने वाली ऑक्सीजन से मिलती है और H2O बना देती है। ओके जी, यहाँ तक एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब है जी, हमने यहाँ पे मैं हेडिंग भी लिख देता हूँ, मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ फ्यूल सेल। फ्यूल में सिंगल एल आता है, मैंने डबल एल डाल दिया, ये हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक हो गया। मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ फ्यूल सेल, इसको हाईलाइट हम कर सकते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे हमारे पास कलरिंग अवेलेबल नहीं है, सॉरी फॉर, ये है जी, इसको रेड कर देते हैं। ओके जी, ये आपके पास हेडिंग हो गई। नेक्स्ट टॉपिक जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं वो क्या जी, मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ फ्यूल सेल। फ्यूल सेल जो है हमने उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी को कैलकुलेट करना है। वहां पर जाने से पहले आप एक दफा इसको गो थ्रू हो जाएं। ये डायग्राम मैंने आपके सामने खोली हुई है, इसको आप रिवाइज कर लें। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो वो आप पूछ सकते हैं।
चलें, जब हमने एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, एफिशिएंसी सबसे पहले उसमें आपके पास पता होना चाहिए हाउ मच हीट वी गेट फ्रॉम दिस रिएक्शन। ठीक है, जो ये हमारे पास रिएक्शन हो रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, पानी बना रहे हैं और साथ में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। तो इस पूरे रिएक्शन के दौरान हमारे पास कितनी जो इंथैल्पी आती है वो रिएक्शन की होती है। ठीक है, या हीट ऑफ रिएक्शन, वो जब रिएक्शन होता है तो उससे कितनी हीट बनती है। ठीक है, इस चीज को हम कहते हैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और ये आपने याद रखना है कि इंथैल्पी को हम एच से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? इंथैल्पी को हम एच से शो करते हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है, और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है जी, इक्वेशन उसकी जो बनती है वो क्या होता है जी, जो हमारे पास प्रोडक्ट्स होती हैं उसकी जो इंथैल्पी होती है माइनस रिएक्टेंट्स की जो इंथैल्पी होती है। जब हमारे पास इक्वेशन होती है, इक्वेशन में क्या होता है, एक तरफ हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं और एक तरफ हमारे पास क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ इक्वेशन। रिएक्टेंट 1 प्लस रिएक्टेंट 2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट। वो एक प्रोडक्ट भी हो सकती है हमारे पास, दो प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं। ठीक है, प्रोडक्ट 1 प्लस प्रोडक्ट 2। ठीक है, वो एक प्रोडक्ट भी हो सकती है, दो प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं। इज इक्वल टू नहीं, एक्चुअली यहाँ पे आता होता है हमारे पास एरो साइन आ रहा होता है। यहाँ पे हमारे पास लैपटॉप में एरो साइन अवेलेबल नहीं है, सो हम इसी से गुजारा करते हैं। एक मिनट, एक मिनट, ये हमारे पास एरो बन गया। ठीक हो गया, ओके। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी कितनी इंथैल्पी है माइनस जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कितनी इंथैल्पी है। ठीक है, इस तरह से हमें इंथैल्पी पूरे रिएक्शन की जो है वो कैलकुलेट हो जाती है। और पूरा हमारे पास जो फ्यूल सेल का प्रोसेस चल रहा है उसमें हमारे पास जो रिएक्शन होता है उसकी इक्वेशन अभी हमने ऊपर पढ़ी है, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, ये रिएक्टेंट्स हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और रिजल्ट हमारे पास क्या बनता है, पानी बनता है। ठीक है, और जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर पानी बनाते हैं, साथ में हमारे पास हीट भी मिलती होती है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास रिएक्टेंट्स कौन से हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, वाटर, H2O। तो इसमें हम क्या करना पड़ेगा, हमें हमें रिएक्टेंट्स जो हैं इसकी इंथैल्पी भी पता करनी पड़ेगी, इसकी इंथैल्पी भी पता करनी पड़ेगी, और जो प्रोडक्ट है उसकी इंथैल्पी भी पता करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर इन इंथैल्पीज को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा कि हमारे रिएक्शन की क्या इंथैल्पी आ रही है, पूरे रिएक्शन में कितनी हीट चेंज हुई है, यानी कि एच की वैल्यू हमें पता चल जाएगी इस केस से। ओके, अब इसको हमने मैथमेटिकल की फॉर्म में लिख लिया हुआ है। डेल्टा एच का क्या मतलब है, चेंज इन इंथैल्पी, टोटल प्रोसेस की जो हमारे पास इंथैल्पी में चेंज आई है वो हमने कैलकुलेट करनी है। वो कैसे कैलकुलेट होगी, इस फॉर्मूले से, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या है, पानी। ठीक हो गया, तो इंथैल्पी, एच मतलब इंथैल्पी, एफ का मतलब फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, पानी के बनने के दौरान हमारे पास इंथैल्पी क्या थी, वो है ये। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले हमने क्या लेना, प्रोडक्ट की लेनी है, उसमें से माइनस कर देनी हमने रिएक्टेंट्स की। तो ये हमारे पास क्या होगी, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, उसमें से माइनस किसकी करेंगी, ये वाटर हमारे पास है ना प्रोडक्ट, उसमें से माइनस करनी हमने रिएक्टेंट्स की। हमारे पास रिएक्टेंट्स कौन से हैं, हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं। ओके जी, पहला रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, ये हाइड्रोजन,
H क्या है? इंथॉल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। ये हमने माइनस की है क्योंकि ये हमारे पास एक रिएक्टेंट है, ये दो हमारे पास सॉरी ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ये दोनों हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं। फिर माइनस आ गया, ये 1/2, ये तो आना साथ, ठीक है। फिर क्या आ गया? इंथॉल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बनने की इंथॉल्पी। ये हमने क्या किया? इस इक्वेशन को अपने मेन जो ये हमारी तो ये इक्वेशन है जो हमारे पास फ्यूल सेल में रिएक्शन हो रहा है, उसकी इक्वेशन हमारे पास ये है। ये जो है ये इंथॉल्पी की इक्वेशन हमने जनरल लिखी है कि इस तरह से इक्वेशन लिखते होते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को हमने अपनी इक्वेशन के हिसाब से मैथमेटिकल फॉर्म में ये लिख लिया हुआ है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट करनी है कि इसकी पानी की बनने की इंथॉल्पी क्या होती है, हाइड्रोजन के बनने की इंथॉल्पी क्या होती है, ऑक्सीजन की फॉर्मेशन की इंथॉल्पी क्या होती है, ठीक है। F फॉर फॉर्मेशन, H फॉर इंथॉल्पी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप भूल जाते हैं बहुत जल्दी। H इज इक्वल टू इंथॉल्पी, F है जी फॉर्मेशन, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या हो गई? पूरे हमारे रिएक्शन की जो चेंज इन इंथॉल्पी होगी, हीट कंटेंट में चेंज जो होगा, उसकी हमने इक्वेशन लिख ली हुई है। अब इसकी वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी? इसकी वैल्यू हमें जो है वो लिटरेचर से मिल जाती होती है, ठीक है। नेट से जाएं, नोट्स खोलें, कहीं से भी देखें, आपको इसकी वैल्यू इजीली अवेलेबल हो जाएगी। मैंने आपके लिए नोट्स में ढूंढ के रखी हुई है, तो हम टेबल से स्टडी करते हैं, टेबल से देखते हैं कि हमारे पास इनकी वैल्यूज क्या होती हैं। सबसे पहले टेबल की तरफ जाते हैं, उससे देखते हैं हमारे पास कि टेबल को कैसे रीड आउट करना आपने। ये है जी हमारे पास टेबल। ये HF क्या है जी? इंथॉल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। इसका ये यूनिट लिखा हुआ है किलो जूल पर मोल। ये क्या जी? हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन है, ये वाटर है, ये भी वाटर है। ये वाटर है लिक्विड फॉर्म में, ये वाटर किस फॉर्म में है? लिक्विड की फॉर्म में। और ये वाला जो हमारे पास वाटर है वो किस फॉर्म में है? गैस फॉर्म में। तो हमारे केस में गैस नहीं बनती, हमारे फॉर्म में लिक्विड वाटर बनता होता है फ्यूल सेल में, ठीक है। तो हम इसको नहीं कंसीडर करेंगे, हम इसको देखेंगे। तो इसके ऊपर हम लाइन मार देते हैं। कैसे लाइन मारते हैं जी? किधर गया कमेंट्स में? ये मतलब कि इसको नहीं हमने स्टडी करना, रीड करना, ठीक है, टेबल में। ओके, हमें किस किस की HF चाहिए थी? हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की और पानी की। हाइड्रोजन की 0 होती है, ऑक्सीजन की भी 0 होती है, वाटर की जो होती है वो -286 होती है। तो इन तीन वैल्यूज को हम वहां पे अपनी जो इक्वेशन हमने खुद ड्राइव की है, उस इक्वेशन में हम ये तीन वैल्यूज पुट कर देते हैं। ऊपर चले जहां पे हम थे पहले, ये देखें, ठीक है। पानी की जो HF थी वो -286 थी, HF जो हाइड्रोजन की थी वो 0 थी, इसी तरह HF जो ऑक्सीजन की हमारे पास वो भी 0 थी। अब पूरी इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तो डेल्टा H की वैल्यू हमारे पास आ गई -286 किलो जूल पर मोल। यानी कि अगर हमारे पास 1 मोल होगा रिएक्टेंट्स का, 1 मोल होगा प्रोडक्ट्स का, वो दोनों आपस में रिएक्शन करेंगी, ठीक है। उन दोनों की रिएक्शन से जो हमारे पास इंथॉल्पी में चेंज आएगा, दोनों के मिलने से जो हीट एनर्जी में चेंज आएगा, ठीक है, वो हमारे पास कितनी होगी? -286 होगी। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी हमने एक पार्ट देखा है, अभी पूरी हमारे पास मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है वो कैलकुलेट नहीं हुई। इसको देखें, इसके बाद फर्दर जो नेक्स्ट स्टेप है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। इसको मैं एक दफा रिवाइज कर देता हूँ। मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ फ्यूल सेल, इसका कलर हम ब्लैक कर देते हैं ताकि ये ना लगे कि ये हेडिंग है हमारे पास। इसका कलर हमने ब्लैक कर दिया, ठीक है। मैक्सिमम एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब फ्यूल सेल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी बनाते हैं तो उस दौरान हमारे पास जो इंथॉल्पी में चेंज आता है वो क्या होता है। इंथॉल्पी हमारे पास क्या होती है जी? इंथॉल्पी होती है कि जब एक रिएक्शन होता है तो उसके दौरान हीट में कितनी चेंज आती है,
ठीक है। कोई सिस्टम हीट ले रहा होता है, कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है हमारे पास, कोई हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, फिर हीट चेंज होती है, या सिस्टम हीट ले रहा होता है या सिस्टम हीट दे रहा होता है। एक सिस्टम से हीट एंटर हो रही होती है, दूसरे सिस्टम से हीट बाहर आ रही होती है। तो एक को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं और एक को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ओके, तो हमारे पास जो जनरल इक्वेशन होती है वो यही होती है केमिकल इक्वेशन के, कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं वो आपस में मिलते हैं, तो मिलने से हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं। प्रोडक्ट एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, डिपेंड्स करता है कि हमारे पास रिएक्शन किस टाइप का हो रहा है। ठीक हो गया। और जो इंथॉल्पी की इक्वेशन होती है वो हमारे पास ये होती है कि जितने हमारे पास प्रोडक्ट्स की इंथॉल्पी है उनको जमा कर दो, माइनस कर दो उसको रिएक्टेंट्स की इंथॉल्पी में से। ठीक हो गया। हमारे केस में जो हमारा रिएक्शन हो रहा है वो ये हो रहा है, ठीक है। इस रिएक्शन में हमारे पास ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंगली हमने क्या किया, इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर लिया। इंथॉल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू इंथॉल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट के बनने की इंथॉल्पी, प्रोडक्ट क्या, वाटर, तो वाटर के बनने की इंथॉल्पी, वाटर उसकी फॉर्मेशन की इंथॉल्पी, वाटर के बनने की इंथॉल्पी माइनस, ठीक है, ये माइनस आ गया क्योंकि हमारे पास एक ही प्रोडक्ट है तो एक ही प्रोडक्ट आ गई, माइनस हमारे पास इंथॉल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन के जो रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, ये रिएक्शन नहीं है, रिएक्टेंट आना, ठीक है यहाँ पे। तो रिएक्टेंट्स जो है उनकी क्या इंथॉल्पी है, तो रिएक्टेंट हमारे पास ये दो हैं, इसकी इंथॉल्पी और इसकी इंथॉल्पी, इन दोनों को हमने माइनस कर देना। ये देखें H2 की इंथॉल्पी माइनस HF की इंथॉल्पी, सॉरी O2 की इंथॉल्पी। ठीक हो गया। तो ये H1/2 जो है ये इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए होता है, तो यहाँ पे भी ये 1/2 लिखना जरूरी होता है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, जो कंसर्न हमारे पास टेबल है, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कहीं पे क्विज में, असाइनमेंट में या एग्जाम में कहीं पे आता है, तो आपको वो टेबल जो है वो प्रोवाइड होगा, तो उस टेबल से आप वो वैल्यूज देख के यहाँ पे पुट कर सकते हैं। आपको टेबल की वैल्यूज को जुबानी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास अगर फ्यूल सेल कोई और टाइप का हो जाएगा, हम कोई एक भी फ्यूल चेंज कर दें, हाइड्रोजन की जगह कोई और फ्यूल ले लें, हम लेट से मीथेन गैस ले लेते हैं, कोई और रिएक्टेंट ले लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, हमारा जो रिएक्शन होगा वो टोटली चेंज हो जाएगा, तो आपके पास जो वैल्यूज आपने याद की होंगी वो आपके काम की नहीं रहेंगी। तो ऐसी चीजें जो होती हैं उनको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर इस टाइप का कुछ क्वेश्चन होगा, हो सकता है मैंने रिएक्टेंट चेंज कर दिया हो और प्रोडक्ट भी उसके रिजल्ट में चेंज हो गई हो, ठीक है, तो फिर आपको टेबल में उन्हीं रिएक्टेंट्स की वैल्यूज गिवन होगी, ठीक है, फिर आपको ये पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनकी वैल्यूज को याद करने की जरूरत नहीं होगी। तो टेबल से हमने देखा तो वैल्यूज पुट की, तो ये हमारे पास चेंज इन एंथैल्पी आ गया। ठीक हो गया। बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे।